हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमरजीत स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, इंग्लिश में से प्रेम्बल कहते हैं। प्रस्तावना को हम लोग इस लेवल तक पढ़ेंगे कि टेट, सुपर टेट, पुलिस, एसआई, लेखपाल जैसे एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएं। यदि आप पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इन एग्ज़ामों में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ होता है। तो इन एग्ज़ामों के लिए हमने प्रस्तावना को बहुत विस्तार से पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप चैनल पेज पे जाके लोक सेवा आयोग की प्लेलिस्ट खोल के वीडियो देख सकते हैं। जो भाई बहन टेट, सुपर टेट, पैट, पुलिस, एसआई जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। आपके लिए यह वीडियो पर्याप्त है। इस वीडियो को देखने के बाद प्रस्तावना से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। सबसे पहले हम प्रस्तावना की थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी तक किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है और इंग्लिश में से प्रेम्बल बोलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रस्तावना क्या है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, इंट्रोडक्शन की भांति है। जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है वो एक भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, आदर्श क्या होंगे, शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा होगा और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। कब? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया और इसे प्रस्तावना की जगह दी गई। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहकर संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर संबोधित किया जाता है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ना कि प्रस्तावना। लेकिन जो ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, इसको नाम क्या दिया गया? प्रस्तावना। आइए सबसे पहले हम प्रस्तावना को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में दिए गए एक एक शब्द के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्रस्तावना को कोई शब्द दे के उसका अर्थ भी पूछा जा सकता है। प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग। कौन? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित
करते हैं। अब आइए हम लोग इसके बारे में जो इसमें सब प्रस्तावना में शब्द दिए गए हैं उसके बारे में एक एक शब्द के बारे में चर्चा। प्रस्तावना की मुख्य बातें। प्रस्तावना की मुख्य बातों में सत्ता का स्रोत क्या होगा? जनता होगी। सत्ता का स्रोत जनता होगी। सत्ता का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज। सत्ता का स्वरूप जो होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य होगा। और सत्ता का उद्देश्य, सत्ता का उद्देश्य क्या होगा? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा और बंधुता। सत्ता का स्रोत, आइए अब एक एक शब्द के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्रोत जो होगी जनता होगी। जनता को उस प्रस्तावना में लोक प्रभु कहा गया है। लोक प्रभु का मतलब होता है जनता ही भगवान है। तो सत्ता का स्रोत क्या है? जनता है। जनता को क्या यहाँ पे क्या माना गया है? भगवान माना गया है। और सत्ता का स्वरूप कैसा होगा? सत्ता का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों पर स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। आंतरिक मामलों में जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये आंतरिक मामले में ये हमारे आंतरिक मामले में आएंगे। और विदेश नीति हो गई। हमारी विदेश नीति कैसे होगी? संधि और समझौते, हमें किसके साथ संधि करना है, किसके साथ समझौते करने हैं, किस देश के साथ, ये बाह्य मामलों में आ जाएगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों पर स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। समाजवाद, क्या? समाजवाद का अर्थ है सभी को समानता का वरीयता देना। सभी को क्या देना? समानता का वरीयता देना। मजदूर, वंचित वर्गों का कल्याण करना। व्यक्ति की तुलना में समाज को महत्व देना। व्यक्ति की तुलना में समाज को महत्व देना। मजदूर, वंचित वर्गों का कल्याण करना। सभी को समानता का वरीयता देना। ये किसमें आएगा? समाजवाद में। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। लोकतंत्र, लोकतंत्र में जनता जो है सर्वोच्च होगी। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होगी। जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही शासन करेंगे। लोकतंत्र, हमारी प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता सर्वोच्च होगी और जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही शासन करेंगे। गणराज्य, राज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है। गणराज्य का तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसमें राज्य का प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। गणराज्य का अर्थ है कि जिसमें राज्य का प्रमुख जो है वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री का पद है, ये क्या होता है? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन इनका चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। और प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है। सत्ता का उद्देश्य, हमारी प्रस्तावना में क्या कहा गया? सत्ता का उद्देश्य के बारे में कहा गया कि हमारी सत्ता का उद्देश्य क्या होगा। सत्ता, न्याय की बात कही गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। सत्ता के उद्देश्य में अगला पॉइंट है स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार का मतलब सोचना या किसी विषय पर चिंतन करना
जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या उस विषय पर चिंतन करते हैं तो वो विचार होता है। अभिव्यक्ति, विचार को प्रकट करना, जो हमने सोचा है या किसी विषय पर चिंतन किया है उसको प्रकट करना अभिव्यक्ति है। विश्वास, किसी विचारधारा में विश्वास रखना, क्या रखना, विश्वास रखना या उसे स्वीकार करना। धर्म, किसी भी धर्म को स्वीकार करना, धर्म की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को स्वीकार करना। उपासना, धर्म की पूजा पद्धति का आचरण करना। समानता, समानता या समता, समानता या समता, हमारे प्रस्तावना में दो प्रकार की समानता की बात कही गई है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा से तात्पर्य, प्रतिष्ठा से तात्पर्य है कि समाज में सभी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा या हैसियत समान मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, सभी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा या हैसियत समान मानी जाएगी और जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या हीन नहीं माना जाएगा। अवसर की समानता, अवसर की समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने में समान अवसर दिए जाएंगे। हमारी प्रस्तावना में समानता शब्द है। समानता शब्द, दो प्रकार की समानता की बात कही गई, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ है समाज में सभी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा या हैसियत क्या होगी, समान मानी जाएगी और जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या हीन नहीं माना जाएगा। अवसर की समानता, अवसर की समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने में समान अवसर दिए जाएंगे। हमारी प्रस्तावना में एकता और अखंडता शब्द है। एकता और अखंडता, एकता का अर्थ क्या होता है, यह एक मनोवैज्ञानिक विचार है। एकता एक मनोवैज्ञानिक विचार है जो नागरिकों के बीच एक होने की भावना को विकसित करता है। अखंडता, यह एक भौगोलिक विचारधारा है जिसका अर्थ है कि भारत का क्षेत्र या भूभाग अलग न हो, जो भारत का क्षेत्र है वो अलग न हो। और संविधान में बंधुता शब्द है, पर हमारी प्रस्तावना में बंधुता शब्द है। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। लोगों ने प्रस्तावना के एक एक शब्द के बारे में चर्चा कर लिए हैं। आइए हम फिर से एक बार प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग, कौन, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत का अर्थ होता है यहाँ पे स्वीकार करना, अंगीकृत का अर्थ है स्वीकार करना। अधिनियमित का अर्थ है लागू करना और आत्मर्पित का अर्थ है देश को सौंपना। प्रस्तावना जो है वो नेहरू जी की देन है। किसकी देन है, प्रस्तावना जो है नेहरू जी की देन है, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को, कब, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसीलिए प्रस्तावना को कहा जाता है कि नेहरू की देन है। प्रस्तावना जो है वो नेहरू जी की देन है। किसकी देन है, नेहरू जी की देन है, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय प्रस्तावना की भाषा या शिल्प पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान का प्रभाव है। भारतीय जो प्रस्तावना है उसकी भाषा या शिल्प पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान का प्रभाव है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने भारत की राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। तो प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी जो थे ये संविधान सभा के सदस्य थे। के.एम. मुंशी ये संविधान सभा के सदस्य थे। प्रस्तावना को न्यायमूर्ति गजेंद्र ठाकुर ने संविधान की कुंजी कहा है। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो न्यायमूर्ति गजेंद्र ठाकुर ने कहा है। ये न्यायाधीश थे। प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग है। जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन सदैव विशेष बहुमत से होगा और मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा। आज हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रस्तावना की PDF चाहिए हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।